प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है विजयनगर साम्राज्य का स्वरूप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर और बुक्क ने किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। 1336 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई उसे हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मूल प्रश्न यह है कि विजयनगर साम्राज्य का स्वरूप क्या था। स्वरूप का अर्थ यह है कि क्या यहाँ पर सामंत शाही थी, खंडात्मक राज्य था, धार्मिक राज्य था, इस्लाम के विरुद्ध इस राज्य की स्थापना थी या हिंदू जनों का संगठन था। तो विजयनगर साम्राज्य के स्वरूप के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, जिनमें बटेनस्टाइन, B.A. सेल्टोर, आयंगर, नीलकांठ शास्त्री आदि जैसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहास लेखन में स्थान रखने वाले इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं तो यह पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य का मूल स्वरूप इस्लाम के विरुद्ध था तथा दक्षिण भारत में हिंदू जन का संगठन था। इसका उद्देश्य इस्लाम के अत्याचारों एवं प्रसार का विरोध करना था। यस कृष्णा स्वामी आयंगर, जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, के ग्रंथ एंशिएंट इंडिया तथा दूसरा ग्रंथ साउथ इंडियन एंड हर मोहम्मडन्स इन इंडिया 1911 में भी कहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम के विरोध में हुई थी। B.A. सेल्टोर ने भी कृष्णा स्वामी के मत से सहमत होते हुए कहा है कि अब द लाइलेंट एनर्जी ऑफ द हिंदू धर्मा इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार के नीलकांठ शास्त्री के अनुसार द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर इज द लास्ट ग्लोरियस कैपिटल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट हिंदू इन साउथ इंडिया। वेंकट रमनैया, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनके अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम के विरोध में हुई थी। B.A. सेल्टोर कर्नाटक राष्ट्रवाद के प्रतीक संगम के 5 पुत्रों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो बल्लाल सेन के दरबार में थे। वेंकट रमनैया के अनुसार हरिहर और बुक्क प्रथम आंध्र के प्रताप रुद्रदेव के दरबार में थे। उपरोक्त वर्णित इतिहासकारों ने विजयनगर की स्थापना इस्लाम के विरोध में स्वीकार किया है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, जिनमें बटनस्टाइन के अनुसार विजयनगर की स्थापना किसी धार्मिक उद्देश्य से न होकर के बिखरे हुए राजनैतिक तत्वों के समायोजन से हुई थी, क्योंकि चोल और पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर दक्षिण भारत में स्थापित राजनीतिक तत्वों का बिखराव हो गया था। राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई थी और चोलों के पतन के बाद पांड्य शासकों के अधीन पल्लव और काकतीय राजवंशों का उदय हुआ। चोलों के पतन के साथ पश्चिमी चालुक्यों का भी पतन हो गया। महाराष्ट्र
या सेऊण क्षेत्र में कर्नाटक में होयसल वंश 12वीं शताब्दी में स्थापित होने लगा तथा 13वीं शताब्दी तक होयसल वंश ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। गियासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत के प्रति प्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रणाली को लागू किया, जिसे मजबूती के साथ स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। अब जब प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिससे ये राज्य छिन्न भिन्न हो गए। ये राज्य तो समाप्त हो गए, परंतु राजनीतिक तत्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। नवीन अनुसंधानों के आधार पर आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि 75 यानी 75 नायकों में हरिहर तथा बुक्क एवं संगम के अन्य 3 पुत्र भी सम्मिलित थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने संगम के पुत्रों को गिरफ्तार किया, परंतु ये दोनों यानी हरिहर और बुक्क अत्यंत योग्य थे और मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता का पुजारी था। उसने इन्हें अपना प्रशासक नियुक्त किया। बर्टन अस्टाइन जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के मूल स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से किया है। बर्टन अस्टाइन के अनुसार विजयनगर साम्राज्य मूल रूप से खंडात्मक राज्य है। खंडात्मक राज्य की व्यवस्था ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें राज्य कई खंडों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक खंड स्थानीय शासक द्वारा नियंत्रित होता है। वह सरदार या शासक केंद्र की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए अपने क्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों में केंद्रीय हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। अर्थात अगर खंडात्मक राज्य है तो स्थानीय शासकों को भी पूरी स्वतंत्रता होती है यदि सामान्य परिस्थिति है। जैसे यदि कोई युद्ध की स्थिति आ गई या आक्रमण की स्थिति आ गई तो ऐसी स्थिति में केंद्र हस्तक्षेप करता है। खंडात्मक राज्य में केंद्र की सत्ता 2 प्रकार से स्थापित होती है। बर्टन स्टाइन के अनुसार ये जो 2 प्रकार से स्थापित होती है, एक तो कर्मकांडीय राजतत्व के आधार पर और दूसरा प्रशस्ति या मेक्कोरती के आधार पर। अब यहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप कैसे होता है, इस चीज़ को देखना है कि कर्मकांडी राजतत्व के आधार पर क्या है। तो कर्मकांडीय राज व्यवस्था में धार्मिक कार्यों में राजा का महत्व होता है। मंदिर निर्माण तथा अनुदानों से संबंधित कार्यों को शासक अपने अधीन रखता है। मंदिर से संबंधित निर्णय राजा द्वारा लिया जाता है। शासक दान दी गई भूमि का दौरा करता था, इससे उसकी उपस्थिति का आभास होता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चंपक लक्ष्मी के अनुसार विजयनगर की स्थापना राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम चरण में योजनाओं की असफलता से आर्थिक स्थिति तथा राजनैतिक स्थिति दोनों खराब हो गई थी। महालिंगम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। महालिंगम नीलकांठ शास्त्री तथा अन्य इतिहासकारों के समान विजयनगर को सामंती राज्य मानते हैं। महालिंगम के अनुसार विजयनगर मूलतः केंद्रीकृत और अधिकारतांत्रिक राज्य है, परंतु प्रांतीय व्यवस्था के दोनों पक्षों में विशेषकर नायंकार व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। डीसी सरकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी और नीलकांठ शास्त्री विजयनगर को एक युद्धरत का मतलब कि लगातार युद्ध करने वाले राज्य की संज्ञा देते हैं।
ऐसा राज्य जिसका अधिकांश समय और साधन युद्धों में लगते थे। इसका महत्वपूर्ण कार्य अपने मूल उद्देश्य अर्थात इस्लाम के प्रसार तथा हिंदू राज्य की सुरक्षा के लिए सदैव संघर्षरत था। अब हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्वरूप समय और परिस्थितियों तथा क्रमिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्क ने किया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया, जिनमें संगम राजवंश, शालूय राजवंश, तुलुय राजवंश और अरबिडू राजवंश है। इन राजवंशों के समय में विजयनगर साम्राज्य के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन होता रहा। अतः यह कहना कि विजयनगर साम्राज्य इस्लाम के विरुद्ध था या खंडात्मक राज्य था, ये कहीं से भी यथोचित प्रतीत नहीं होता है। यह कहा जा सकता है कि हाँ, वहाँ पर हिंदू शासकों का महत्व था, हिंदू धर्म का महत्व था, लेकिन कहीं पे यह नहीं दिखाई देता कि वह इस्लाम के अनुयायियों के विरुद्ध हथियार उठाते हैं। अतः विजयनगर स्वरूप के संबंध में यह कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा और जो एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत इसका स्वरूप निर्धारित होता गया। और विजयनगर हर क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, मंदिर निर्माण हो, मूर्तिकला निर्माण हो, चित्रकला हो, हर क्षेत्र में इसने उन्नति किया। इसमें अनेक महान शासक हुए, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिसे आंध्र भोज कहा जाता है, उसके समय में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सैनिक तत्व जो थे वहाँ पे प्रबल थे। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य जैसे एक राज्य होता है, उसी प्रकार से उसका स्वरूप निर्धारित होता गया। थैंक यू।